हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय के बारे में। सर्वप्रथम बंगाल में गवर्नर की नियुक्ति हुई थी। उसके बाद बंगाल के गवर्नर को ही बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और उसके बाद बंगाल भारत का गवर्नर जनरल है वो वाइसराय कहलाया। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में लंदन में हुई थी। और बहुत सारी कंपनियों को बनाकर एक कंपनी बनाया गया था जिसका नाम रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ये रानी जहाँ एलिजबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त करते हैं। उस चार्टर के तहत उनको यह अनुमति मिलती है कि एक व्यापारिक शक्ति बन सकते हो, यानी कि आप व्यापार कर सकते हो। और इसी योजना के तहत ये भारत में आते हैं और व्यापार करते हैं। जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत में अकबर का शासन था। तो एक कंपनी का आदमी जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, वो अकबर के नाम का पत्र लेकर इंग्लैंड से चलता है, वहाँ के राजा जेम्स प्रथम से अनुमति पत्र लेकर के। लेकिन जब उसको आने में टाइम लग जाता है तो अकबर की मृत्यु हो जाती है। और उस समय भारत में शासन था जहांगीर का। तो वह जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है। तो जहांगीर ने पहले तो उसको अनुमति नहीं दी थी, लेकिन बाद में उसको एक सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल जाती है। हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। 1773 से पहले बंगाल में एक गवर्नर की नियुक्ति की जाती थी जिसे बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। और भारत में सबसे प्रथम जो बंगाल का गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उसके अंदर बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है। उसके अंदर बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है विलियम बेंटिक को। फिर उसके बाद 1857 की क्रांति होती है। और 1858 में वायसराय की नियुक्ति की जाती है भारत के गवर्नर जनरल की जगह। और प्रथम भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। रॉबर्ट क्लाइव की नियुक्ति बंगाल के प्रथम गवर्नर के रूप में हुई। और इसका शासनकाल 1757 से 60 और 1765 से 67 के बीच में हुआ। 1765 में जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया था तो उसके बाद है ना इसकी रॉबर्ट क्लाइव की नियुक्ति दोबारा की गई थी। तो इसके काल की जो पहली महत्वपूर्ण घटना है वो प्लासी का युद्ध है। प्लासी का युद्ध है ना वो कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। यह युद्ध 1757 में लड़ा गया था। उसके बाद इसने किया द्वैत शासन की शुरुआत इसी के समय हुई। द्वैत शासन से मतलब होता था कि प्रशासनिक दायित्व तो नवाब पे था, जो वहाँ का नवाब सिराजुद्दौला था उससे पहले तो उसमें था। और वो जो कर वसूली का जो मेन काम था ना वो था अंग्रेजों के पास, यानी कर वसूली का काम कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया। बंगाल के अगले महत्वपूर्ण गवर्नर आते हैं वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल है 1772 से 1785 तक। ये अंतिम गवर्नर थे बंगाल के और प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए थे। यानी गवर्नर जनरल का पद 1773 में स्टार्ट किया गया था, तो ये 1773 में इनकी नियुक्ति की गई थी। और जबकि ये 1772 में भी थे जब बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। तो इनके काल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं ये है कि ये सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। और द्वैत शासन प्रणाली को इन्होंने समाप्त कर दिया गया था, जो कि लॉर्ड क्लाइव के समय शुरुआत हुई थी। उसने सरकारी खजाने का केंद्र है ना मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता स्थापित कर दिया। पहले जो सरकारी खजाने का केंद्र था वो मुर्शिदाबाद में था, उसके बाद उसने कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया। और इसी के समय प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और एक दीवानी न्यायालय की स्थापना की गई। इन्हीं के काल में देश में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई, जिसके प्रथम जो न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्पे थे। इन्हीं के शासनकाल में पहला एंग्लो मराठा युद्ध हुआ जिसमें मराठाओं की विजय हुई। और सालबाई की संधि नाना फडणवीस और वारेन हेस्टिंग्स के बीच में हुई थी। ये एकमात्र ऐसे गवर्नर थे जिन पे महाभियोग लगाया गया। और जबकि लेकिन इनको महाभियोग में आरोप मुक्त कर दिया गया था, लेकिन ये एकमात्र ऐसे गवर्नर थे जिनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। और उसने इसने शासनकाल में 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी की थी। अगले गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड कार्नवालिस और इनका समयकाल है 1786 से 1793 ईस्वी तक। इनके समयकाल की महत्वपूर्ण घटना है तीसरा मैसूर युद्ध, जो कि अंग्रेजों व टीपू सुल्तान के बीच में लड़ा गया था। टीपू सुल्तान की हार हो जाती है इसके अंदर और श्री रंगपट्टम की संधि करनी पड़ती है। इस रंगपट्टम की संधि के तहत यह घोषणा होती है कि आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ेगा, साथ ही 3 करोड़ रुपए
की राशि टीपू सुल्तान अंग्रेजों को देगा। साथ ही ये जब तक 3 करोड़ रुपए नहीं दिए जाएंगे तब तक इनके जो टीपू सुल्तान के जो पुत्र है वो अंग्रेजों की गिरफ्त में रहेंगे। साथ ही कार्नावालिस ने एक कोड बनाया जिसको कार्नावालिस संहिता या कार्नावालिस कोड कहा जाता है। यही कार्नावालिस पुलिस सेवा के जनक और सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं। इनकी समाधि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, ये एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल हुए हैं जिनकी समाधि आज भारत में है। इनके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी जो कहते हैं इस्तेमारी व्यवस्था है, यानी जो स्थायी व्यवस्था है वो इन्होंने लागू की थी 1793 ईस्वी में। इसके अंदर क्या होता था, किसी जमींदार को वो जमीन 1 साल के लिए या कुछ सालों के लिए स्थायी रूप से दे दी जाती थी तथा वह किसानों से खेती करवाता था तथा जो लगान प्राप्त होता था उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखकर वह गवर्नमेंट यानी उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी उसको जमा करवाता था। अगले जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल आते हैं वो आते हैं लॉर्ड वेलेजली, और इनका कार्यकाल है 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक। इनके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटना है वो सहायक संधि प्रणाली का परिचय उन्होंने 1798 ईस्वी में करवाया था। सहायक संधि प्रणाली का मतलब ये होता था जिस समय भारत में अंग्रेज उपस्थित थे उसी समय फ्रांसीसी भी उपस्थित थे। तो यहाँ की जो देसी रियासतें थी उनके ऊपर फ्रांसीसी भी आक्रमण करते थे। तो अंग्रेजों ने उनसे ये कहा देसी रियासतों से कि हम आपकी रक्षा करेंगे फ्रांसीसियों से, बदले में आप हमें कुछ टैक्स दे देना। तो यह एक सहायक संधि प्रणाली हो गई, और इस सहायक संधि प्रणाली को सबसे पहले हैदराबाद रियासत ने लागू किया था। इनके समय काल की अगली जो घटना वो चौथा मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, और दूसरा मराठा युद्ध हुआ। साथ ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में हुई, और यह लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही की गई थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल आता है 1813 से 1823 ईस्वी के बीच में। इनके जो कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो है एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी के बीच में, और सुगौली की संधि 1816 में हुई। तीसरा मराठा युद्ध होता है, साथ ही मराठा विघटन हो जाता है, मराठा जो परिसंघ था उसका विघटन हो जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना थी, जो कि कर्नल रीड और टॉमस मुनरो, उस समय जो कर्नल रीड और टॉमस मुनरो थे उनके द्वारा की गई थी। रैयतवाड़ी कृषि का मतलब, रैयतवाड़ी जो प्रणाली थी इसका मतलब यही था कि डायरेक्ट जो टैक्स है वो अब किसानों से लिया जाएगा। पहले ये होता था कि जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी उसके अंदर बीच में जमींदार का रोल होता था जो कि कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता था और सरकार के पास पूरा टैक्स नहीं पहुंचता था। तो इसलिए हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। अगले जो गवर्नर जनरल आते हैं उनका नाम है लॉर्ड एम हेस्ट। इनका कार्यकाल 1823 से 28 तक है। पहला बर्मा युद्ध इनके कार्यकाल में हुआ। ये एकमात्र ऐसे गवर्नर थे जो अकबर द्वितीय से बराबरी के स्तर पर मिले। इससे पहले वाले गवर्नर अपनी छोटी हैसियत से मुगल शासकों से मिलते थे। अब जो गवर्नर जनरल आएंगे वो भारत के गवर्नर जनरल कहलाएंगे। इनमें सबसे पहला स्थान आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। 1828 से 1835 इनका कार्यकाल है। इससे पहले बनते थे बंगाल के गवर्नर जनरल और अब बनेंगे भारत के गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। इन्होंने सामाजिक सुधारों में सबसे अधिक काम किया। इनके द्वारा जो काम किए गए वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रथाएं चलती थी प्राचीन काल में उन सबको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने खत्म किया, ज़्यादातर को। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सती प्रथा को खत्म करना। सती प्रथा का उन्मूलन इन्होंने 1829 में किया राजा राम मोहन राय की सहायता से। फिर इन्होंने बाल हत्या पे प्रतिबंध लगाया, ठगी प्रथा पे इन्होंने प्रतिबंध लगाया, और कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। तो इनका जो कार्यकाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकाल है। इनके कार्यकाल में सामाजिक सुधार कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा हुए हैं। अगले जो भारत के गवर्नर जनरल आएंगे उनका नाम है लॉर्ड ऑकलैंड। इनका कार्यकाल 1836 से 1842 के बीच में। इनके कार्यकाल में पहला अफगान युद्ध हुआ, और इन्होंने छात्रवृत्तियों पे काम किया, यानी भारत के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें छात्रवृत्तियां इन्होंने आरंभ की। प्रारंभिक स्कूल में जो शिक्षा का माध्यम था वो प्रादेशिक भाषा को रखा, यानी जिस क्षेत्र में जो भाषा चलती थी वो प्राथमिक स्कूलों में वही भाषा इन्होंने रखी थी।
अगले गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। इनका कार्यकाल है 1844 से 1848 के बीच में। इनके कार्यकाल की जो मुख्य घटनाएं हैं वो इनके समय में पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। इसके अंदर अंग्रेजी सेना ने लाहौर पे आक्रमण किया था और लाहौर को जीत लिया था। फिर लाहौर की संधि हुई थी 1846 ईस्वी में। दो सामाजिक कुरीतियों का भी उन्मूलन किया उन्होंने, एक तो कन्या भ्रूण हत्या का, दूसरा नरबली। उस टाइम जो नरबली दी जाती थी उसकी रोकथाम हेतु इन्होंने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, उसका नाम था कैम्पबेल। तो नरबली प्रथा पे इन्होंने रोक लगाई थी और कैम्पबेल की नियुक्ति करी थी। अब आता है लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 के बीच में। ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इनके शासनकाल में बहुत ही अधिक कार्य हुए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल हैं। इनके समय में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई तथा पंजाब को भारत में मिला लिया गया। निचले बर्मा का अधिग्रहण भी इन्हीं के समय में हुआ। वेपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का इन्होंने परिचय कराया। इसको हड़प नीति बोलते हैं। हड़प नीति के अंदर क्या होता था कि जिस भी राजा के पुत्र नहीं होता था या उसका वारिस नहीं होता था तो उनको गोद लेने पे मनाही कर दी गई और उसका शासन अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाता था। इन्होंने वुड डिस्पैच 1854, ये एक आयोग था जो कि प्राथमिक शिक्षा और कॉलेज शिक्षा के लिए गठित किया गया था। वर्ष 1853 में इन्होंने बॉम्बे से थाने के बीच में पहली रेलवे लाइन बिछाई। पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना इन्हीं के समय हुई। तोपखाने का मुख्यालय पहले कोलकाता था, उन्होंने मेरठ स्थानांतरित कर दिया। सेना का मुख्यालय शिमला ले गए और ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया। भारत में प्रथम बार डाक का प्रचलन इन्हीं के समय में हुआ। भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन है जो कलकत्ता से आगरा के बीच में शुरू हुई थी 1853 में, इन्हीं के समय हुई। डलहौजी ने सतारा को सर्वप्रथम अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था हड़प नीति के अंतर्गत तथा भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अवध को भी हड़प लिया था। जो इनके शासनकाल में जो नीति थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इन्होंने ही इसका परिचय करवाया था और सर्वप्रथम हड़पा था सतारा को।